नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अपनी कोचिंग पे। जैसा कि आप जानते हैं, आज है एसएससी एमटीएस के लास्ट दिन का एग्ज़ाम और आज है 14 सितंबर और आज है वो एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम समाप्त हो जाएगा। तो अभी हम इसके फर्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस के बारे में बात करेंगे, इसके बाद सेकंड और थर्ड शिफ्ट के बारे में बात करेंगे। तो पहले बात करते आज का फर्स्ट शिफ्ट के बारे में। तो आज फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था कि सत्तरिया नृत्य है वो किस राज्य से संबंधित है। तो इसका संबंध है वो है असम से। और सत्तरिया नृत्य है वो भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। बात करते हैं भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों की। तो भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य है जैसे भरतनाट्यम है वो तमिलनाडु से संबंधित है, कथक उत्तर भारत से, कथकली वो केरल से, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से, ओडिसी वो भी उड़ीसा से, मणिपुरी वो मणिपुर से, सत्तरिया है वो असम से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान में 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था। तो यह 2002 में हुआ था। इसके अलावा बात करें कंप्लीट तो 86वां संविधान संशोधन 12 दिसंबर 2002 को हुआ था। इस संशोधन ने अनुच्छेद 21A को जोड़ा और घोषित करता है यह कि राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। इस अधिकार को लागू करने के लिए संसद ने 2009 में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम पारित किया था। यह अधिनियम 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी का पूरा भारत घूमने को सलाह किसने दी थी। तो इसकी सलाह है वो गोपाल कृष्ण गोखले ने दी थी। इसकी सलाह जो कि महात्मा गांधी के हैं वो गुरु थे, गोपाल कृष्ण गोखले। उन्होंने सलाह दी थी कि आप 1 वर्ष तक है पूरे भारतवर्ष में घूम के देखो क्या स्थिति है भारत की। अगला क्वेश्चन है कि अदिश राशियाँ कौन कौन सी होती हैं। तो कल पूछा गया था कि सदिश राशियाँ कौन सी हैं, आज पूछी जाएगा अदिश राशि कौन सी है। तो बात करें अदिश राशियों के बारे में, तो जिन भौतिक राशियों में केवल परिमाण होता है और कोई दिशा नहीं होती है उन्हें अदिश राशियाँ कहते हैं। जैसे कि एक अदिश राशि है वो उचित इकाई के साथ एक एकल संख्या द्वारा निर्दिष्ट की जा सकती है। जैसे द्रव्यमान है अदिश राशि है, आयतन, घनत्व, समय, तापमान, विद्युत धारा, इनमें केवल परिमाण होता है, इनमें एक दिशा नहीं होती है। जैसे ये राउंड में भी हो सकती है, विद्युत धारा है वो किधर भी चल सकती है, कोई दिशा नहीं है उसकी। अगला क्वेश्चन है कि विवेकानंद रॉक मेमोरियल गार्डन है वो कहाँ स्थित है। तो यह भारत के सबसे दक्षिणी छोर कन्याकुमारी है, वहाँ पे है। और कन्याकुमारी कहाँ पे है, तमिलनाडु में कन्याकुमारी है। तो कन्याकुमारी में स्थित है। ये आप देख सकते हैं चित्र में कि ये विवेकानंद रॉक मेमोरियल गार्डन की तस्वीर है। ये स्थित 2 चट्टानों के बीच में स्थित ये है, विवेकानंद रॉक मेमोरियल गार्डन स्थित है कन्याकुमारी में। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय ओलंपिक संघ अध्यक्ष किसे बनाया है। भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष किसे बनाया है। तो धावक है वो पीटी उषा धावक है, उनको है वो भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है। तो बिहार का जनसंख्या घनत्व वो 1106 है और जनसंख्या घनत्व के मामले में बिहार है वो सबसे ऊपर है, इसलिए बिहार का पूछा गया है। और अगर आपको पूछे कि सबसे अधिक जनसंख्या किसकी राज्य की स्थित है, सबसे जनसंख्या किसकी अधिक है, तो वो है यूपी की। केंद्र शासित प्रदेश में बात करें जनसंख्या घनत्व की तो वो है दिल्ली का सबसे अधिक 11,000 की पार है वो। और सबसे अधिक साक्षर पूछे तो वो केरल है, सबसे कम साक्षर पूछे तो वो बिहार है। अगला क्वेश्चन है कि अमर जीवोन किसकी रचना है। तो यह रस सुंदरी देवी है, उनकी यह आत्मकथा है। बात करें इनके बारे में तो अमर जीवोन है वो 1876 में प्रकाशित हुआ एक आत्मकथा है उनकी। और साथ ही यह किसी भारतीय महिला द्वारा लिखी गई पहली आत्मकथा भी है। यह बांग्ला भाषा में लिखी गई थी और रस सुंदरी देवी है, इन्होंने यह अपने जीवन के ऊपर लिखी थी। उन्होंने कैसे बाल वधू थी वो, उनके ऊपर क्या क्या साथ बीता, उनके साथ में क्या क्या उन्होंने वो अपने सर्वाइव किया, कैसे सर्वाइव किया, तो उनका बाल विवाह हो गया था। उस आधार पे ये पुस्तक अपनी जीवन में लिखी गई है और यह पहली ऐसी पुस्तक है जो किसी महिला के द्वारा लिखी गई आत्मकथा थी उस समय की। बहुत आसान बात नहीं है ये।
1876 में आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि बहुत उस समय महिलाओं को आज़ादी कहाँ, बिल्कुल ना क्या आज़ादी थी ही नहीं। अगला क्वेश्चन है कि जाकिर हुसैन का संबंध है वो किस वाद्य यंत्र से है। तो ये क्वेश्चन कल भी पूछा गया था, आगे भी हो सकता है आपके एसएससी एग्जाम हो उनमें पूछे। तो उनका संबंध तबला वादन से है। तबला वादन उस्ताद अल्लाह रखा खान के पुत्र जाकिर हुसैन है, वो आज भारत के सबसे लोकप्रिय शास्त्रीय तबला वादक हैं। ये दोनों पिता पुत्र हैं, ये दोनों तबला वादन से संबंधित है। और उस्ताद जाकिर हुसैन है, ये 3 साल की उम्र में ही तबला वादन से बजाना शुरू कर देते हैं उन्होंने यानी कि जाकिर हुसैन ने है वो 1888 में पद्मश्री और 2002 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था उन्हें पुरस्कारों की सूची में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी शामिल है, जो भारत की राष्ट्रीय संगीत नृत्य और नाटक अकादमी द्वारा दिया गया था, जो उन्हें 1990 में दिया गया था। तो आप पे संबंध के साथ में ये भी याद रखिएगा उनकी अवार्ड कौन कौन से अवार्ड दिए हैं और कब अवार्ड दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है टी.एन. कृष्णन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो इनका संबंध है वो सारंगी से है। उस्ताद सुल्तान खान भी इस घराने के शास्त्रीय गायक थे, सारंगी वाले के, और इन्हें 2010 में पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है टी.एन. कृष्णन को। ये मुख्यतः सीकर घराने से संबंधित है टी.एन. कृष्णन, सीकर घराने के। तो इस साथ उस्ताद सुल्तान खान है वो भी सीकर घराने से संबंधित है। टी.एन. कृष्णन और सुल्तान खान ये दोनों एक ही है, सीकर घराने से। बात करें प्रसिद्ध वादक और उनके वाद्य यंत्रों के बारे में, तो आप ये कुछ टेबल मैंने बनाई है, ऐसे आप याद कर सकते हैं कि कौन से वादक का संबंध कौन से वाद्य यंत्र से है। तो ये टेबल ऐसे बताऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा आपका। तो आप इसका PDF है वो आपके टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कीजिए पहले टेलीग्राम पे, और वहाँ से आपको PDF मिल जाएगी। अगर आपको ऐसे डाउनलोड नहीं करना है PDF तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर जाके याद कर लीजिएगा। लेकिन ये PDF जो सारणी है, टेबल है, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, कौन सा व्यक्ति किस वाद्य यंत्र से है। अगर आप SSC का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो स्पेशली आपके लिए तो ये बहुत ही रामबाण है। तो ये चीज़ें बहुत मुश्किल से बनाई जाती है, तो इसको याद जरूर कीजिएगा। या तो सबसे आसान काम है कि आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, वहाँ से आपको PDF मिल जाएगी इसका, तो वो जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि जयकृष्ण कुमार को 2022 में किसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। तो जयकृष्ण कुमार को है वो भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन का अध्यक्ष है, वो नियुक्त 2022 में किया गया था। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो UPSC का फुल फॉर्म क्या होता है। तो UPSC फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग, UPSC का फुल फॉर्म होता है। अगला है अटला टड्डी पर्व है किस राज्य में मनाया जाता है। तो अटला टड्डी पर्व है वो, इसका ऑप्शन था आंध्र प्रदेश। बात करें अटला टड्डी की, तो अटला टड्डी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में मनाया जाने वाला एक पारंपरिक त्यौहार है। यह त्यौहार करवा चौथ के समान ही है, जो मुख्य रूप से उत्तर भारत में मनाते हैं। अटला टड्डी को हिंदी में आवड़ा तीज भी कहते हैं, और महिलाएं इस दिन है वो अपने पति की लंबी उम्र की कामना या भगवान से दुआ करती है। तो अटला टड्डी को है वो आवड़ा तीज भी कहते हैं, और ये करवा चौथ के समान त्यौहार है। तो आपसे पूछ सकते हैं कि ऐसा उत्तरी भारत का ऐसा कौन सा त्यौहार है जो करवा चौथ के समान ही है, तो वो है अटला टड्डी। अगला क्वेश्चन है कि कार्बोहाइड्रेट है वो शरीर में किसके रूप में अपघटित होती है। तो कार्बोहाइड्रेट है वो किसके रूप में टूटती है। तो शर्करा, स्टार्च, सेलुलोज आदि के बारे में बात करें कंप्लीट इसके बारे में, तो कार्बोहाइड्रेट के अपघटन से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी यानी कि H2O निकलते हैं, और कार्बोहाइड्रेट रासायनिक रूप से पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स कार्बनिक पदार्थ होते हैं जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाए जाते हैं। वे साधारणतः शर्करा होते हैं जिन्हें जल अपघटन द्वारा चीनी में परिवर्तित किया जा सकता है। तो ये मुख्य रूप से अंत में जाके शर्करा, स्टार्च, सेलुलोज ये इनमें परिवर्तन होती है ये कार्बोहाइड्रेट। शरीर में लगभग हमारे 70% एनर्जी है वो कार्बोहाइड्रेट से ही मिलती है, और कार्बोहाइड्रेट है वो इसका पाचन भी आसानी से होता है। और जैसे हमें को सुस्ती होती है तो हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, जैसे ग्लूकोज पीते हैं, उनमें कार्बोहाइड्रेट होती है तो तुरंत है वो हमें एनर्जी मिल जाती है। तो 70% कार्बोहाइड्रेट का पाचन है वो मुख में ही शुरू हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कर्नाटक में स्थित कोलार किसके लिए प्रसिद्ध है। तो कोलार आपने देखी होगी KGF मूवी, कोलार गोल्ड क्या है वो जो भी है, कोलार गोल्ड माइंस क्या होता, तो यह सोने की खदान से संबंधित ये कोलार है, खान है।
यहाँ पे पहले बहुत सोना निकलता था, इसीलिए KGF मूवी निकली है। अगला क्वेश्चन है कि ओडिसी नृत्य में सबसे पहले पद्म भूषण किसे दिया गया था? तो पद्म भूषण है वो केलुचरण महापात्रा को 1992 में दिया गया था, और इन्हें 2000 में वो पद्म विभूषण भी मिल चुका है। तो इन्हें वो 21वीं सदी में है वो ओडिसी नृत्य को पुनर्जीवित करने का श्रेय जाता है केलुचरण महापात्रा को। अगला क्वेश्चन है कि किस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्ति को वो ब्रिटेन क्राउन में स्थानांतरित कर दिया था? तो ये है भारत शासन अधिनियम 1858 में आया था, उसके तहत है। वो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसकी सारी शक्तियां हैं वो इंग्लैंड की जो ब्रिटिश क्राउन था कंपनी थी, वो ब्रिटिश सरकार थी, उसके अधीन है वो कंपनी को कर दिया था। तो सारी शक्तियाँ यहाँ से छीन ली गई थी और सीधा अंग्रेजों के इंग्लैंड में ही सब शक्तियाँ थी, वहीं से सब ऑर्डर आते थे। क्योंकि आप जानते हैं 1857 में है वो विद्रोह हुआ था, इसकी वजह से वो शक्तियाँ इसकी ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियाँ छीन ली थी। अगला क्वेश्चन है कि रिवॉल्यूशनरी किसकी रचना है? तो ये है संजीव सान्याल की है। एक और है रिवॉल्यूशन 2020, ये इसमें मिलता जुलता एक रचना है, तो वो है चेतन भगत की एक पुस्तक है रिवॉल्यूशन 2020, तो वो है चेतन भगत की। और रिवॉल्यूशनरी ये किसकी रचना है? तो यह है संजीव सान्याल की। बात करें इसके पुस्तक के बारे में, तो यह पुस्तक भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका पर केंद्रित है। यह इस पुस्तक में कई पहलुओं के बारे में बात की है। रिवॉल्यूशनरी चेतन भगत द्वारा लिखित एक उपन्यास भी है, रिवॉल्यूशन 2020 मैंने बताया ना आपको। और यह पुस्तक 2011 में प्रकाशित हुई थी, और यह पुस्तक जुनून, लालच और आत्म खोज की यात्रा को त्रिकोण के बारे में बताती है। तो ये है रिवॉल्यूशनरी चेतन भगत वाली पुस्तक के बारे में है, और ये है संजीव सान्याल की, जो कि स्वतंत्रता संग्राम के ऊपर आधारित है। तो ये दोनों पुस्तक अलग अलग है। अगला क्वेश्चन है राजकोषीय घाटा क्या होता है? तो हमने कल भी बात की थी राजकोषीय घाटा की। जब सरकार को आय कम हो और सरकार व्यय ज़्यादा कर दे तो उसे राजकोषीय घाटा कहते हैं। अगर सरकार को आय ज़्यादा हो और व्यय कम हो तो उसे राजकोष फायदा कहते हैं। और अगर बराबर हो दोनों संतुलित बजट भी कहते हैं, उसे संतुलित बजट कहते हैं। ये कुछ ऐसा हमने कल बताया था आपको कि बजट 3 प्रकार से होता है, घाटा वाला, फायदे वाला और संतुलित वाला। तो ये बताया था मैंने, इसमें कुछ ज़्यादा गणित नहीं है। अगला है द पैलेस ऑफ इल्यूजन पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह पुस्तक है वो चित्रा बनर्जी दीवारुकनी की है। बात करें इसके बारे में, खास बात क्या है? तो यह एक महाभारत की पुनर्व्याख्या है जिसे पांचाली या द्रौपदी के दृष्टिकोण से बताया गया है। दीवारुकनी एक भारतीय अमेरिकी लेखिका और एक कवयित्री है। उनकी 2 नवीनतम कविताएं ब्लैक कैंडल और लिविंग युबा सिटी है। द पैलेस ऑफ एंजल्स 2008 में डबलडे द्वारा प्रकाशित किया गया था। ये पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी? 2008 में प्रकाशित हुई थी ये पुस्तक। अगला क्वेश्चन है कि श्रीमती एन राजम का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इनका संबंध है वो वायलिन से है, और इन्हें श्रीमती राजम को 2004 में कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। अगला क्वेश्चन है कि अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत है वो किस वर्ष हुई थी? अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत है वो 1961 में हुई थी। बात करें सबसे पहले किसे मिला, तो अर्जुन पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता कृष्णदास थे, जिन्हें तीरंदाजी क्षेत्र में सम्मानित किया गया था। और 1961 में है वो 20 व्यक्तियों को ये अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। यह पुरस्कार है वो खेल के क्षेत्र में सबसे बेस्ट करने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है। हाल ही में इसकी जो राशि है वो 5 लाख राशि है, 5 लाख रुपये मिलते हैं खिलाड़ी को, 5 लाख का चेक मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि रूपांतरित चट्टान का उदाहरण क्या है? तो नीस, स्लेट, संगमरमर, शिस्ट, क्वार्टजाइट, बेसाल्ट, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, ये है वो रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण है। आपके ऑप्शन में ये आया था क्वार्टजाइट। इसके अलावा बात करें तो रूपांतरित चट्टानों को 2 प्रमुख समूह में वर्गीकृत किया गया जाता है, परतदार चट्टानें और गैर परतदार चट्टानें। और बात करें तो स्लेट और क्वार्टजाइट टाइलें भवन निर्माण में सबसे अधिक उपयोग में की जाने वाली रूपांतरित चट्टानें हैं। तो आपके ऑप्शन में यही आया था रूपांतरित चट्टान का क्वार्टजाइट। अगला क्वेश्चन है कि MPI इंडेक्स 2021 के अनुसार सबसे भारत का गरीब राज्य कौन सा है? तो वो है बिहार सबसे गरीब राज्य है। इसकी बात हमने पहले कर चुके हैं, जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है यहाँ का, इसलिए यहाँ गरीबी बहुत ज़्यादा है। और इसके अलावा बात करें अशिक्षित भी है सबसे ज़्यादा बिहार।
ये क्वेश्चन पहले पूछ लिया गया है CMTS में, शायद 8 सितंबर एग्जाम में पूछा गया था ये। तो इसके अलावा बात करें तो नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक है MPI के अनुसार भारत का सबसे गरीब राज्य वो बिहार है। बिहार की 52% आबादी गरीब है। तो आपको ये भी याद रखना है कि MPI जो बहुआयामी गरीबी सूचकांक है वो कौन सा मंत्रालय वो इसको लॉन्च करता है, तो वह नीति आयोग है के द्वारा इंडेक्स तैयार की जाती है। और बिहार के बाद अब वो झारखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में देश का सबसे गरीब ज़्यादा जनसंख्या रहती है। आपसे जो पहले पूछा गया था 8 तारीख को, वो पूछा गया था कि MPI इंडेक्स 2021 के अनुसार 4 नंबर पे वो कौन सा राज्य है, तो वो था मध्य प्रदेश। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर पूछा गया आपसे। तो हमने जो 4 है, टॉप 4, उनकी बात कर ली है हमने। इसके अलावा बात करें सबसे अमीर राज्य की, तो केरल 0.55% के साथ लगातार दूसरी बार देश का सबसे गरीब राज्य बनकर उभरा है। सॉरी, गरीब नहीं, सबसे अमीर है, सॉरी, ये अमीर है, अमीर राज्य बनकर उभरा है। केरल का एर्नाकुलम जिला भारत का एकमात्र ऐसा जिला है जो शून्य गरीबी है जिसमें, और केरल पूरे में, केरल में है वो 0.55% गरीबी ही है। यानी कि आप ये लगा लीजिए कि 1000 में से वो 5 व्यक्ति ही इसमें गरीब हैं। तो आज सेकंड में पूछा गया था कि एक दिन में सबसे ज़्यादा गाने अभिलिखित करने वर्ल्ड रिकॉर्ड धारक कौन से सिंगर है। इसका मतलब है कि एक दिन में सबसे अधिक गाने कौन से सिंगर ने गाए थे एक दिन में, तो वो थे कुमार सानू, जिन्होंने 28 गाने हैं वो एक दिन में गाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया था। अलग अलग गाने थे एक दिन में। इसके अलावा बात करें इनके बारे में, तो उन्होंने 1993 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया था। कुमार सानू का पूरा नाम केदारनाथ भट्टाचार्य है। उन्होंने आप हज़ारों बॉलीवुड गाने गाए हैं। उन्होंने 1991 से 1995 तक लगातार 5 फिल्म फेयर पुरस्कार भी जीते हैं कुमार सानू ने। इसके अलावा अगर आपको इसका PDF डाउनलोड करना है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मल्लिका ए गज़ल कैसे कहा जाता है। तो मल्लिका ए गज़ल वो बेगम अख्तर को कहा जाता है। उन्हें मुखर संगीत के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी मिला है, और उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म श्री और पद्म भूषण, जो कि मरणोपरांत मिले हैं, से भी सम्मानित किया जा चुका है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि वोट देने या मतदान देने की न्यूनतम उम्र क्या है। तो मतदान देने की न्यूनतम उम्र है वो 18 वर्ष है, और भारत में नागरिकों के लिए मतदान की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष है। इससे पहले मतदाता पंजीकरण के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष थी। संविधान के 61वें संशोधन अधिनियम 1988 के तहत 1989 के 21वें अधिनियम का अध्ययन करते हुए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम RPA 1950 को संशोधित करके मतदाता पंजीकरण की न्यूनतम आयु को 18 वर्ष किया गया है। इसे 28 मार्च 1989 से लागू किया गया था, जहाँ पे 18 वर्ष वो मतदान की उम्र कर दी थी, और यह अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 में प्रदान किया गया है। तो इसका संशोधन कब हुआ था? 21/18 कब हुई थी? तो 1989 में हुआ था यह है। और यह कब कहाँ उल्लेखित है? तो यह संविधान के अनुच्छेद 326 में उल्लेखित है। अगला क्वेश्चन है कि सबसे दक्षिणी हिमालय को क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं शिवालिक हिमालय। तो जो सबसे भारत की ओर है जो उसे कहते हैं शिवालिक हिमालय, और सबसे उत्तरी हिमालय है उसे कहते हैं लघु हिमालय। लघु हिमालय, ट्रांस हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय, ये है वो 4 हिमालय हैं। हिमालय वो 4 पार्ट में बटा है। तो सबसे उत्तर है लघु हिमालय, ट्रांस हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। ये इस प्रकार से हिमालय हैं। अगला क्वेश्चन है कि अर्जुन सिंह को कौन से राज्य के लोक नृत्य के लिए 2022 में पद्मश्री अवार्ड मिला था। तो मध्य प्रदेश सरकार ने, मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले के बेकर नृत्य कला से अर्जुन सिंह उनका संबंध है, और उन्हें 2022 में जब 128 पुरस्कार पद्मश्री अवार्ड दिए थे, उनमें से मध्य प्रदेश के 6 व्यक्तियों को भी अवार्ड दिया गया था, जिनमें से एक है वो अर्जुन सिंह भी शामिल थे। बेगा नृत्य कला के लिए उन्हें पद्मश्री अवार्ड मिला है। अगला क्वेश्चन है कि वैश्विक बहुआयामी IMF गरीबी सूचकांक 2021 के अनुसार भारत की रैंक क्या है। तो इसकी रैंक है वो 109 देशों में है वो 66वें स्थान पर है वो भारत था।
इसके अलावा बात करें तो 2022 में भी यही स्थान पर था और 2023 में भी इसी स्थान पर है। इसके अलावा 2020 में वो 107 देशों की रैंकिंग में 66वें स्थान पर भारत था। 2023 के अनुसार भारत 109 देशों में 66वें स्थान पर है और 2022 में भी इसी स्थान पर था, ये 66वें स्थान पर। और वैश्विक भूआयाम में भी पूछा गया था कि IMF की रैंकिंग के अनुसार भारत का सबसे गरीब राज्य कौन सा है, तो वो था बिहार जो फर्स्ट शिफ्ट में पहुंचा था। सबसे अमीर राज्य पूछा था वो था केरल। और कल पूछा गया था प्रश्न कि 4 नंबर पर गरीब राज्य कौन सा है, तो वो था मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है कि अमन सहरावत को किस खेल में स्वर्ण पदक मिला है, तो इन्हें ये कुश्ती से जान देते हैं, तो इन्हें कुश्ती में ये स्वर्ण पदक मिला है। इसके अलावा बात करें कौन से स्पर्धा में मिला है, तो 19 वर्षीय पहलवान ने कजाकिस्तान के अस्ताना में पुरुषों के 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता था। पिछले साल स्पेन में अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीत कर इतिहास रच दिया इन्हें, तो वह इस चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान बन गए हैं। तो इसका ऑप्शन ये था कि अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप, तो ये था इसका आंसर था। अगला क्वेश्चन है कि विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन बी की कमी से वो बेरी रोग होता है। विटामिन ए की कमी से रक्तवांधी होता है, बी की कमी से बेरी, सी की कमी से सक्करवी और विटामिन डी की कमी से वो रिकेट्स रोग होते हैं। इसके अलावा बात करें अगले क्वेश्चन की, तो 2023 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक परिवार एक पहचान के लिए क्या लॉन्च किया है, तो एक परिवार एक पहचान ये लॉन्च किया है। यूपी यानी उत्तर प्रदेश फैमिली ID कार्ड है, यानी एक ही फैमिली का एक ही पूरा ID कार्ड होगा। जैसे यहाँ पे राजस्थान में जन आधार कार्ड है, उसी प्रकार यूपी में है वो यूपी फैमिली आधार कार्ड होगा। अगला क्वेश्चन है कि 1909 में कौन सा अधिनियम आया था, 1909 में है वो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आया था। इस अधिनियम से खास बात थी कि इस अधिनियम में है वो विधान परिषदों की सदस्य संख्या में वृद्धि की गई और अप्रत्यक्ष निर्वाचन मंडल का विस्तार किया गया। अधिनियम ने केंद्रीय विधान परिषद की संख्या है वो 16 से बढ़ाकर 60 कर दी थी। इसके प्रांतीय विधायकों की संख्या में भी वृद्धि की गई थी। अधिनियम ने भारत परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 7 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया था। इसने सदस्यों की संख्या को 15 के स्थान पर न्यूनतम 18 और अधिकतम 12 कर दी थी। अधिनियम ने पहली बार चुनाव प्रणाली के सिद्धांत को भारत में मान्यता दी थी। अधिनियम का मुख्य उद्देश्य है वो उदारवादियों को दिग्भ्रमित कर राष्ट्रवादियों में फूट डालना, इसका मुख्य उद्देश्य था। तो ये था मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। एक क्वेश्चन है अगला कि बैंक खाता पासबुक को अपडेट करने से क्या तात्पर्य है, तो इसका एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो हम बैंक की वो डायरी एंट्री कराते हैं उससे क्या तात्पर्य है, तो इससे क्या फ़ायदा होता है, तो उससे क्या है जो हम पैसा का लेन देन करते हैं, जमा कराते हैं, लेते हैं, देते हैं, बैंक से ब्याज मिलता है, उस सभी का जो लेखा जोखा होता है वो एक हमें प्रति के रूप में यानी कि वो फोटो कॉपी के रूप में वो प्राप्त किया जाता है। हमें वो उसे फिजिकली देख सकते हैं, वो वही है, ये प्रति है, तो वही है पासबुक को अपडेट करना। पासबुक को प्रिंट करवाना भी मान सकते हैं इसको आप, लेखा जोखा जो भी है उसको पासबुक में प्रिंट करवाना भी बैंक की अपडेट करवाना है पासबुक को। अगला क्वेश्चन था कि 1919 में कौन सी दुखद घटना हुई थी, तो 1919 में है वो इसका ऑप्शन था जलियांवाला बाग हत्याकांड। लेकिन एक लड़के और बताया कि कौन सा अधिनियम कौन सा जो सत्याग्रह हुआ था वो कौन सा हुआ था, तो 1909 में महात्मा गांधी ने रोलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया था, जिसे अंग्रेजों ने अभी भी पारित किया था। इसमें यह उल्लेख था 1919 के रोलेट एक्ट में कि जो भी कोई भारतीय दिख रहा है उसको सीधा उठाया जेल में डाल दिया, उसको बिना कुछ सबूत के ही उस पर कार्रवाई कर सकते थे, ये था अधिनियम। इसी के विरोध में है 1919 में है वो व्यक्ति वो इकट्ठे हुए थे जलियांवाला बाग में और वहाँ पर है जनरल डायर ने गोली चला दी थी, तो ये दुखद घटना थी। रोलेट एक्ट पारित किया था उसके विरोध में ही जलियांवाला बाग हत्याकांड, वो इकट्ठे हुए थे लोग और वही एक वो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अगले क्वेश्चन की बात करें तो ब्रह्मदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो इसका निर्माण करवाया था चोल शासक प्रथम राजेश्वरम ने है वो इसका निर्माण करवाया था। ये क्वेश्चन भी पहले पूछ लिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है, तो पाकिस्तान है वो 14 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है और भारत मनाता है 15 अगस्त को।
अगला क्वेश्चन है कि यॉर्कर शब्द है वो कौन से खेल से संबंधित है, तो यह है क्रिकेट से संबंधित है। और क्रिकेट में भी जब क्रीज में 5 से 10 सेंटीमीटर के दायरे में बॉल गिरती है तो उसे फुल यॉर्कर बॉल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि दयानंद सरस्वती ने कौन से समाज की स्थापना की थी, तो ये क्वेश्चन जो है इसमें 3 क्वेश्चन बनते हैं कि कौन से समाज की स्थापना की थी, कब की थी और कहाँ की थी। ये 3 क्वेश्चन बनते हैं। तो ये तीनों क्वेश्चन भी बार रिपीट होते हैं। तो कौन से समाज स्थापना की थी, तो वो थी आर्य समाज की। और कब की थी, तो 1875 में की थी। और कहाँ की थी, इसे बॉम्बे में की थी, जिसे वर्तमान में मुंबई भी कहते हैं। तो इसे इसकी स्थापना, ये 3 क्वेश्चन इससे बनते हैं, उसकी तीनों की हमने बात कर ली है। अगला क्वेश्चन है कि कोणार्क नृत्य महोत्सव कब से कब तक मनाया जाता है, तो यह महोत्सव है वो 1 से 5 दिसंबर के बीच में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि 2022-23 विजय हजारे ट्रॉफी का फाइनल कहाँ हुआ था, तो यह है अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में है वो विजय हजारे ट्रॉफी 2022-23 का फाइनल मुकाबला हुआ था। अगला क्वेश्चन है, और खास बात है ना, जो ये क्वेश्चन हुआ था ये उसी का है, वो अभी 2023 का वर्ल्ड कप होगा, क्रिकेट वनडे वर्ल्ड कप, उसी का फाइनल भी है, वो अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ही खेला जाएगा। ये भी बात अभी याद रखना, आगे आपसे पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कृत्य शरण किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, तो इनका संबंध है वो कथक से है। ये कथक नृत्य इन्हें बार बार देखा गया कथक नृत्य करते हुए। इसके अलावा प्रियंका चोपड़ा को भी संबंध है वो कथक से है। और एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो धर्मेंद्र की पत्नी है हेमा मालिनी, उनका संबंध कौन से नृत्य से है, तो उनका संबंध है वो भरतनाट्यम से है। अगला क्वेश्चन है कि ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है, तो उस पुस्तक के लेखक हैं खुशवंत सिंह। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, कम से कम 3-4 बार ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि रासायनिक नामकरण के विकास के लिए कौन जिम्मेदार है, तो बात करें वैज्ञानिक की, तो वैज्ञानिक है लाइवोसियर है, वो इसके लिए नाम के लिए है वो जिम्मेदार है। इसकी शुरुआत है तब हुई थी जब गाइटर डी मोरव्यू, लाइवोसियर और बर्थोल्ट और मोरक्राई ने 1787 में अपना मेथड डी नोमेनक्लेचर चिमिक प्रकाशित किया था। इसके अलावा बात करें रासायनिक नामकरण के लिए इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री IUPAC हमने सुना होगा IUPAC नाम, तो जिम्मेदार है। IUPAC है वो रसायनों और शोधकर्ताओं की सहायता के लिए रसायनों के परमाणु भार, प्रतीक और नामकरण के मानकीकरण के लिए जिम्मेदार है। IUPAC ने दुनिया भर में सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला नामकरण विकसित किया है। तो आपको पता होगा, आपने अगर साइंस पढ़ी है तो आपको पता होगा, केमिस्ट्री में है वो 11th-12th में आप बहुत बार पढ़ देंगे ये कौन सा, इसका IUPAC नाम क्या है। तो ये IUPAC वही है जो कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री द्वारा दिए गए नाम जो हैं वही है। और ये नाम ही विश्व भर में इन सबसे ज़्यादा उपयोग में लिए जाते हैं। इसमें आसानी होती है पदार्थों के परमाणु भार है, प्रतीक और नामकरण करने में आसानी होती है। अगला क्वेश्चन था कि रिंग ऑफ फायर भूकंप और ज्वालामुखी से कैसे संबंधित है, तो इनका संबंध है वो रिंग ऑफ फायर के किनारे ज्वालामुखी और भूकंपों के प्रचुरता क्षेत्र में टेक्टोनिक प्लेटों की गति के कारण ये रिंग ऑफ फायर भूकंप आते हैं। इसके अलावा आज सेकंड शिफ्ट के ये क्वेश्चन एक स्टूडेंट ने भेजे थे। देखो हमने सारे क्वेश्चन की बात की है, 24 क्वेश्चन उन्होंने भेजे थे, तो सारे क्वेश्चन की बात हमने कर ली है। क्वेश्चन की तो आज का थर्ड शिफ्ट का पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि ज्यूरिख डायमंड लीग में सिल्वर मेडल जीतने वाला एकमात्र भारतीय कौन है, तो वो है नीरज चोपड़ा। उन्होंने ज्यूरिख डायमंड लीग है उसमें 85.71 मीटर दूर भाला फेंक कर फाइनल में अपनी जगह बनाई, और वहीं वह सिर्फ 15 सेंटीमीटर से स्वर्ण पदक जीतने से चूक गए थे। अगला क्वेश्चन है कि ए मेरे वतन के लोगों संगीत के निर्देशक कौन है, तो इसके निर्देशक है सी रामचंद्र। इससे पहले यह क्वेश्चन पूछा गया था कि यह संगीत है वो किस गायक ने गाया था, तो वो गाया था लता मंगेशकर ने। लता मंगेशकर ने यह पहली बार है वो 23 जनवरी 1963 को दिल्ली के नेशनल स्टेडियम में भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने यह गीत गाया था। और नेहरू इस गीत से इतने प्रभावित हुए थे कि उनकी आंखों में आंसू आ गए थे, और यह एक देशभक्ति सॉन्ग है।
अगला क्वेश्चन है कि किस संगीतकार को है वो 2001 में भारत रत्न पुरस्कार मिला था। तो संगीतकार थे वो लता मंगेशकर थे। इसके अलावा बिस्मिल्लाह खान को भी 2001 में ही वो भारत रत्न पुरस्कार मिला था। 2001 में वो 2 व्यक्तियों को, एक लता मंगेशकर और एक बिस्मिल्लाह खान, इन 2 व्यक्तियों को वो भारत रत्न पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन है कि भारत में अधिकांश वर्षा है वो किस मानसून के द्वारा होती है। तो भारत में अधिकांश वर्षा है वो दक्षिणी पश्चिम मानसून के द्वारा भारत में वर्षा होती है। बात करें दक्षिणी पश्चिम मानसून की हवाओं की, तो ये है भारत है वो अपनी अधिकांश वर्षा है वो दक्षिणी पश्चिम मानसून की हवाओं से प्राप्त करता है। दक्षिणी पश्चिम मानसून अवधि को जून से सितंबर के बीच में कहा जाता है। और दक्षिणी पश्चिम मानसून वर्ष से होने वाली मौसमी हवाएं हैं जो दक्षिणी पश्चिमी दिशा में अरब सागर से भारत की मुख्य भूमि की ओर आती है। और केरल दक्षिणी पश्चिम मानसून द्वारा वर्षा प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य है। तो ये आपसे पूछा गया था कि भारत में सबसे पहले वर्षा कहाँ होती है, दक्षिण पश्चिमी मानसून से। तो वर्षा जो अरब सागर होता है इधर भारत के, वहाँ से वर्षा शुरू होती है और केरल में सबसे पहले प्रवेश करती है। और इससे है वो चेरापूंजी और मासिनराम है वो सबसे अधिक वर्षा होती है। और ये इसका वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, तो वह भारत के मासिनराम में होती है। गारो खासी जयंतिया वो पहाड़ी है, उनके बीच में है मेघालय के, तो उसकी वजह से वहाँ पे वर्षा अधिक होती है। इसके अलावा एक और वर्षा होती है भारत में, तो वो होती है उत्तरी पूर्व मानसून के कारण वर्षा होती है। तो इसके मानसून के बारे में बात करें तो जब हवाएं हैं वो ज़मीन से समुद्र की ओर लौटती है, यानी कि वापस यहाँ से वापस इधर लौटती है, तो मानसून को पीछे छोड़ देती है। पीछे हटने वाले मानसून को उत्तरी पूर्व मानसून भी कहा जाता है। और अक्टूबर से दिसंबर की ओर उत्तरी पूर्वी मानसून की अवधि के रूप में जाना जाता है। वे दक्षिणी पश्चिम मानसून की वापसी के साथ शुरू होते हैं। तमिलनाडु में उत्तरी पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा होती है। ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून के अलावा एक और मानसून होता है उत्तरी पूर्वी मानसून, तो उससे है वो सबसे अधिक वर्षा कौन से राज्य में होती है, तो होती है तमिलनाडु में। एक वर्षा भारत में वो है जो बंगाल की खाड़ी से भी वर्षा होती है, बंगाल की खाड़ी की तरह उससे वर्षा भी इधर होती है कुछ वैविधाप के कारण। अगला क्वेश्चन है कि मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स है, यानी बहुआयामी गरीबी इंडेक्स जो है उसमें सबसे मुझे कहाँ 1% से भी कम गरीबी कहाँ है, तो वो है केरल राज्य में। और सबसे गरीब राज्य कौन सा है, तो वो है बिहार। केरल में है वो गरीबी 0.55% है। आज केवल का एक तो जिला ही ऐसा है जिसमें 100% वो अमीर है, वो गरीब है ही नहीं। सबसे अधिक है वो गरीब है वो बिहार है, बाद में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये जो राज्य, उत्तराखंड, ये है। अगला प्रश्न है कि होली हिंदू कैलेंडर के अनुसार किस महीने में मनाया जाता है, तो होली है वो फाल्गुन मास में मनाया जाता है, फाल्गुन मास की अमावस्या को। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा निकाय है जो संवैधानिक निकाय नहीं है, तो वो है नीति आयोग में इसका ऑप्शन था। बात करें संवैधानिक निकाय की, तो संवैधानिक निकाय वो होते हैं जिनका उल्लेख है वो संविधान के अनुच्छेदों में मिलता है। गैर संवैधानिक उल्लेख वो होते हैं जो वो सहायता तो करते हैं, संगठन होते हैं, वैसे सरकार के सहायता करते हैं संगठन बहुत सारे, लेकिन वो उनका संविधान में उल्लेख नहीं होता है। तो योजना आयोग इसे कहते हैं। इससे पहले ये है यूपी से पहले योजना आयोग था, वर्तमान में से 2015 के बाद में से नीति आयोग बना दिया गया है। तो कुछ बात करते हैं संवैधानिक निकाय के प्रमुख संवैधानिक निकाय, ये कुल मिलाकर लगभग 20 संवैधानिक निकाय ऐसे हैं जिनका उल्लेख संविधान में मिलता है। तो भारतीय निर्वाचन आयोग है, भारत का संघ और लोक सेवा आयोग है यानी यूपीएससी, और भारतीय राज्य लोक सेवा आयोग है, और वित्त आयोग है, जीएसटी परिषद है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है। ये सब है जो इनका उल्लेख, इसके अलावा और भी हैं जिनका उल्लेख है वो संविधान में मिलता है। ये मुख्य यही है। बात करें भारत के 9 गैर संवैधानिक निकाय के बारे में, जैसे नीति आयोग है वो गैर संवैधानिक हैं, लोकपाल और लोकायुक्त है, केंद्रीय जांच ब्यूरो, राज्य मानवाधिकार आयोग है। आपको देख के रहेगा कि इनका उल्लेख संविधान में मिल सकता है।
लेकिन संविधान में कहीं इनका उल्लेख नहीं है। जो राष्ट्रीय विकास परिषद है, केंद्रीय सतर्कता आयोग है, केंद्रीय मानवाधिकार आयोग है, केंद्रीय सूचना आयोग है, राज्य सूचना आयोग है, ये सभी जो है, ये जो नवीन मैंने 9 बताए हैं, उन सभी का उल्लेख है वो संविधान में नहीं है और ये गैर संवैधानिक निकाय हैं। आप ये याद करके जाइएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आज का कि 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो बांग्लादेश के ढाका में, जब बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, तो वहाँ पे इसकी स्थापना हुई थी। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1906 में हुई थी। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि इंडिया गेट भारत के किस शहर में स्थित है? तो इंडिया गेट आप सभी जानते होंगे, इंडिया गेट पे फोटो आपने देखा, बहुत बार देखा होगा। तो ये नई दिल्ली में स्थित है, भारत की। अगला क्वेश्चन है कि ट्रुथ, लव एंड ए लिटिल मॉलिश किसकी आत्मकथा है? ये क्वेश्चन भी एसएससी का बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। मैंने पता नहीं कितनी बार इस पर बात कर ली है, तो नहीं करेंगे इस पर बात ज़्यादा। ये खुशवंत सिंह के द्वारा लिखी हुई उनकी आत्मकथा है। अगला है बेल्जियम में फ्लैंडर्स कप 2023 एथलीट में पुरुषों की 100 और 200 मीटर दौड़ में किसने दो रन नहीं है, 2 रजत है। ये क्वेश्चन गलत है, 2 रजत है, सॉरी, ये 2 रजत पदक जीते हैं। तो वो है रजत नहीं है, ये 2 गोल्ड है, सॉरी, 2 गोल्ड गोल्ड है। 2 गोल्ड किसने जीते हैं? 100 में और 200 मीटर में, सॉरी मिस्टेक है। 2 गोल्ड किसने जीते हैं? तो वो है अमदान बोरगोहेन, जो कि एक धावक है। तो उन्होंने वो 2 गोल्ड मेडल जीते हैं 100 और 200 मीटर की दौड़ में। अगला क्वेश्चन है कि प्लेइंग इट माई वे पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है सचिन तेंदुलकर। उसके बोरिया मजुमदार इसके सहायक लेखक हैं, इनकी आत्मकथा है। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत कितने रुपए का लोन मिलता है? तो वो मिलता है 10 लाख रुपए का। अगला क्वेश्चन है कि केलुचरण महापात्रा का संबंध है वो किस नृत्य से है? तो वो है ओडिसी नृत्य से इनका संबंध है। और इन्हें 1992 में है वो पद्मश्री अवार्ड मिला था। 2000 में है इन्हें पद्म विभूषण अवार्ड मिला था। और 21वीं शताब्दी का है वो ओडिसी नृत्य को पुनर्जीवित करने का श्रेय है वो केलुचरण महापात्रा को भी जाता है। तो ये एक महान हस्ती है और ये बार बार पूछा गया क्वेश्चन भी है एसएससी में। अगला क्वेश्चन है कि विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो B1 की कमी से है वो बेरी रोग होता है। ये क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था, विटामिन B वाला। और विटामिन B का रासायनिक नाम होता है वो होता है थायमीन। विटामिन ए का होता है रेटिनॉल होता है और बी का होता है थायमीन। अगला है क्वेश्चन कि 6 वर्ष से कम जो बच्चे होते हैं उनको सब सुविधा देना किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो वो है अनुच्छेद 45। इसके अलावा बात करें तो दादा भाई नौरोजी की पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के बारे में पूछा था कि दादा भाई नौरोजी की पुस्तक कौन सी है? वो है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये क्वेश्चन भी एसएससी में बहुत बार पूछा गया है। इसके बारे में और कंप्लीट बात करें तो नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। ग्रैंड तो बड़े, ग्रैंड मतलब महान। और नौरोजी ने 1867 में धन के विकास सिद्धांत पर प्रस्ताव रखा था, जिसमें कहा था कि ब्रिटेन भारत को पूरी तरह से सुखा रहा है। और नौरोजी ने अपनी पुस्तक में बताया था कि कैसे अंग्रेज भारत की संपत्ति को लगातार और चिकित्सकीय रूप से नष्ट कर रहे हैं, जिसमें देश की गरीबी बढ़ रही है। उन्होंने यह भी लिखा था कि औपनिवेशिक प्रशासन भारत के राजस्व की जबरदस्त हानि का प्रमुख कारण था, जो 200 से 300 मिलियन पाउंड का था और कभी प्रतिपूर्ति नहीं किए गए थे वो चीज़ें। अगला क्वेश्चन था कि बेरोजगारी दर और मौद्रिक मजदूरी में परिवर्तन के बीच आर्थिक संबंध की परिकल्पना कौन सा वक्र, मतलब क्या चीज़ करती है? तो वो करती है फिलिप्स वक्र है, वो बेरोजगारी दर और मौद्रिक मजदूरी के बीच के परिवर्तन के बीच में संबंध में परिकल्पना करता है। अगला क्वेश्चन है अखिल भारतीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप का आयोजन है वो किस शहर में किया गया था? तो यह है दिल्ली में किया गया था। और यह 24 से 26 और फरवरी 2023 के बीच में किया गया था। यह भारत और ताइक्वांडो कहाँ का है? शायद कोरिया का है, कहाँ का है? तो ये 50 साल जो संबंध पूरे हुए भारत और कोरिया के बीच में,
उनके संबंध में है, वो उनके उपलक्ष्य में यह इसका आयोजन किया गया था। भारतीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप का वहाँ पे किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि कैलोरी मीटर है वो क्या मापने का काम आता है? तो कैलोरी मीटर आप जानते हैं कि उष्मा मापने का एक यंत्र है। अगला क्वेश्चन है कि ऊँट और जंगली गधे हैं वो क्रम से पाए जाते हैं। तो ऊँट और जंगली गधे हैं, ऊँट है वो रेगिस्तान में पाए जाते हैं और जंगली गधे हैं वो कच्छ के रण में पाए जाते हैं। तो कच्छ का रण है वो जंगली गधों के लिए फेमस है। अगला क्वेश्चन है कि प्रोज्य आय और प्रोज्य व्यक्तिगत आय क्या है? तो प्रोज्य आय और या प्रोज्य व्यक्तिगत आय के बारे में बात करें तो प्रोज्य आय जिसे प्रोज्य व्यक्तिगत आय जिसे DPI के रूप से जाना जाता है, वह धन जो किसी व्यक्ति के पास आयकर के भुगतान के बाद बचता है, यानी टैक्स देने के बाद बचता है। और प्रोज्य आय का उपयोग है वो घरेलू उपभोग, बचत और खर्चों के लिए किया जाता है। और प्रोज्य आय बराबर कुल आय में से जो टैक्स देते हैं वो घटाना है, बाद में गैर कर अदायगी, मतलब जो टैक्स काट के जो बचता है वो होता है प्रोज्य आय। और व्यक्तिगत आय में वेतन और अन्य आय, सरकार से स्थानांतरण भुगतान और कर्मचारी सामाजिक बीमा योजना आदि शामिल है। दोस्तों इसमें हमने वो आज के शिफ्ट की सभी शिफ्टों की बात की है हमने, तो सभी सारे क्वेश्चन की बात कर ली है हमने। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज SSC MTS का एग्ज़ाम है वो समाप्त हो चुका है। अभी हम कल सुबह है वो इसके जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ होती है उसके बारे में बात करेंगे, तो आप वो वीडियो भी जरूर देखिएगा। आपका कितने स्कोर बन रहे हैं, कितना सेफ स्कोर होगा, कितना होगा, तो सभी बच्चों का मैं पोल डाल के वो आपको बता दूंगा कि कितने बच्चों का क्या क्या कितने सही हुए हैं कितने नहीं हुए हैं। तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देखिएगा, आपके लिए वो भी काफ़ी हेल्पफुल होगा। कल आपका वीडियो देखिएगा, आपकी संतुष्टि के लिए वो भी अच्छा होगा। और ऐसे ही हमारे चैनल को सपोर्ट बनाए रखिएगा दोस्तों, आइए भी एनालिसिस के लिए जो भी आपके एग्ज़ाम हो उसके लिए। और अगर आपको SSC के जो एग्ज़ाम हुए हैं 2023 में, सभी एग्ज़ाम जैसे CGL का हुआ था, MTS का हुआ था, CHSL का हुआ था, अभी CGL का वापस हुआ था और MTS का भी वापस हुआ है, तो इन सभी का वो PDF है वो आपको मोबाइल नंबर मिल जाएगा। एक्सप्लेनेशन के साथ चाहिए तो वो भी मिल जाएगा आपको, जो भी आपकी डिमांड होगी उसके हिसाब से वो आपको PDF प्रोवाइड, वैसे वो आपको वो टेलीग्राम पे मिल जाएगा सभी PDF। अगर आपकी कुछ और जैसे कुछ हो कि मुझे सर ये इसके साथ में चाहिए तो आपको वो भी प्रोवाइड करवा देंगे आपको। अगर आपको मुझसे कॉन्टैक्ट करना है तो आपको टेलीग्राम पे जो दिया हुआ है लिंक, वहाँ से जाके जो एडमिन वाला है वहाँ से आप मेरे को टेलीग्राम पे कर सकते हैं मेरे को मैसेज, नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर भी दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर, वहाँ से जाके आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों ऐसे ही हमारे चैनल पर सपोर्ट बनाए रखिएगा। आपका बहुत बहुत आभार आपको इतना प्यार दिखाने के लिए। धन्यवाद दोस्तों।